नमस्कार। 10th क्लास। आज हमारा अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है संघवाद। पहले हम संघवाद के परिचय के बारे में देखेंगे कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो सत्ता की साझेदारी थी उसमें पहला हमने पढ़ा कि सरकार के अंगों में सत्ता का विभाजन करना। दूसरा हमने पढ़ा था सरकार के जो स्तर होते हैं, स्तर का मतलब कि जहाँ पर लोकतंत्र होता है ना, वह कम से कम दो सरकारें तो होती है। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो सरकार के ये दो स्तर। अब तीसरा स्तर भी हमारा पंचायती राज, ये भी सरकार का एक तीसरा रूप है, स्थानीय सरकार भी जिसको हम कहते हैं। ऐसे ऊपर से नीचे तक सत्ता का बंटवारा करना सरकार के सत्रों में, ये भी हमने एक पढ़ा था। अब ये कहता है कि शासन के विभिन्न सत्रों के बीच सत्ता का बंटवारा करना आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। सत्ता की साझेदारी में कि दूसरा पॉइंट यही था हमारा कि सरकार के जो विभिन्न स्तर होते हैं उसमें सत्ता की साझेदारी करना। इस अध्याय में हमने सत्ता के बंटवारे के इसी रूप का हम विचार करेंगे। इस पाठ में जो सरकार के स्तर थे वो कौन कौन से होते हैं, या आमतौर पर हम कहेंगे संघवाद, इसी को कहा जाता है। संघवाद का मतलब होता है जहाँ कम से कम दो सरकार होती है ना, एक राज्य सरकार एक केंद्र सरकार, वहाँ संघवाद है। इसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कह सकते हो आप। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों व चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीति और राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी कि स्थानीय शासन की ऊपर भी चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है? आइए एक बार फिर हम पिछले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा। दोनों का हमने देखा कि दोनों की स्थिति में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बेल्जियम में हमने देखा कि उन्होंने संविधान में कुछ प्रमुख बदलाव किए और प्रमुख बदलाव करके उन्होंने केंद्रीय सरकार की शक्ति में कुछ कमी करना भी एक था। उन्होंने केंद्रीय सरकार की शक्तियों में कुछ कमी की और ये जो कमी करके जो प्रांतीय सरकार थी उसको वो अधिकार दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका होती थी। राज्य सरकार की अपनी भूमिका थी, केंद्र सरकार की अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार अलग अलग थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी। लेकिन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। यानी कि 1993 से पहले क्या था, अधिकारों अलग अलग अधिकार बंटे हुए तो थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, लेकिन 1993 से पहले क्या था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिकार वापस ले सकती थी। लेकिन 1993 में बेल्जियम में अपने संविधान में चेंज किया और प्रांतीय सरकार को संवैधानिक अधिकार दे दिया। संवैधानिक अधिकार का मतलब ये है कि अब प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार के अधिकार वापस नहीं ले सकती। इस प्रकार बेल्जियम में जो पहले एकात्मक शासन होता था, एकात्मक शासन का मतलब पहले केंद्र सरकार ही मुख्य थी, केंद्र सरकार ही राज्य सरकार को अधिकार देती थी, केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिकार ले भी सकती थी, यानी कि मेन पावर केंद्र सरकार के पास ही थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपने संविधान में चेंज करके उन्होंने जो राज्य सरकार थी उसको अलग से संविधान के अनुसार अधिकार दिए गए। अब संविधान के अनुसार अधिकार देने के बाद में केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार वापस नहीं ले सकती थी, यानी कि अब केंद्र सरकार अलग, राज्य सरकार अलग, दोनों के पास पावर अलग अलग। तो जहाँ दो सरकारें होती हैं ना कम से कम, उसको हम संघवाद कहते हैं। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में वैसे तो सरकार तो दो हैं, लेकिन पावर लगभग सारी केंद्र सरकार के पास है। श्रीलंका में जो तमिल नेता चाहते थे कि देश के सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए,
भाई केंद्र सरकार को अलग अधिकार होने चाहिए, राज्य सरकार को अलग अधिकार होने चाहिए। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय अधिकार या उसके विभिन्न इकाइयों के बीच बँट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकार होती है। एक सरकार जो पूरे देश की होती है, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसके पास ऐसे विषय होते हैं जो देश से जुड़े होते हैं, जैसे रक्षा का विषय है। अब देश की सेना किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में है। क्यों है? क्योंकि रक्षा एक राज्य की नहीं करनी है, रक्षा देश की करनी है। रक्षा संबंधी कोई भी फैसला लेना है वो केंद्र सरकार लेगी। विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार संबंधी कोई भी फैसला लेना है केंद्र सरकार लेगी। ऐसा विषय जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है वो केंद्र के पास। फिर राज्य और प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दिनों दिन कामकाज को, यानी कि राज्य सरकार का काम है अपने राज्य से संबंधित काम को देखना। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है। दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन से बिल्कुल उल्टी है। एकात्मक में तो क्या होता है? एकात्मक में तो सारी पावर केंद्र के हाथ में होती है। एकात्मक में या तो राज्य सरकार होगी नहीं, और अगर राज्य सरकार होगी ना तो उसके पास पावर नहीं होगी, पावर सारी केंद्र के पास ही होती है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक रूप है, बाकी कईयों से उसके अधीन। एकात्मक में सारी पावर एक ही सरकार के पास होती है, बाकी सारे जो अंग होते हैं वो तो उसके अधीन होकर काम करते हैं। इसे केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। एकात्मक सरकार में जो केंद्र सरकार है वो नीचे की सरकारों को आदेश दे सकती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्ति होती है, केंद्र सरकार के पास अपनी शक्ति होती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। संघ में क्या होता है? संघ में नंबर 1 सरकार के 2 स्तर होते हैं। 2 स्तर कौन से? एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। जहाँ 2 सरकार हैं उसको हम संघीय शासन कहते हैं। दूसरा, संघीय शासन व्यवस्था में जो जनता एक ही है, ये नहीं कि जनता अलग अलग है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा के ऊपर केंद्र सरकार भी हरियाणा पर शासन करती है और हरियाणा की राज्य सरकार भी हरियाणा पर शासन करती है। दोनों सरकारें बनाने वाली जनता एक ही है। केंद्र सरकार का चुनाव भी देश की जनता करती है। फ़र्क इतना है कि राज्य सरकार का चुनाव अलग अलग राज्य की जनता खुद करती है, केंद्र सरकार का चुनाव पूरे देश की लेकिन जनता तो दोनों सरकारें सेम जनता पर शासन करती है। पर कानून बनाने तक कर वसूलने और प्रशासन को उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कानून बनाने का अब टॉपिक अलग अलग कर दिए। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो विषय पूरे देश से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने बताया रक्षा का, विदेशी व्यापार का, ये जो ऐसे टॉपिक है ना, इन पर कोई भी कानून बनाना होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। अब पुलिस का है, पुलिस हर राज्य की अपनी अलग अलग होती है। पुलिस संबंधी कोई भी कानून बनाना है वो राज्य सरकार अपना अलग बनाएगी, वो टॉपिक राज्य सरकार को दे दिया गया है। ऐसे अलग अलग टॉपिक कानून संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान में लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक केंद्र सरकार के पास है और ये टॉपिक राज्य सरकार के पास है। फिर इन आपस में ये एक दूसरे का अधिकारक क्षेत्र बना दिया। 3 सूची बना दी गई है, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। केंद्र सूची में विषय डाल दिए गए हैं, उस विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। अब केंद्र सूची किसके अधिकार में है? केंद्र सरकार के। अधिकारक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जो किसी का कानूनी अधिकार हो, यानी कि केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, लेकिन उसको अधिकार दिया किसने? संविधान ने, इसलिए वो उसका अधिकारक क्षेत्र है। राज्य सूची में जो विषय डाले गए हैं उन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी।
अब राज्य सरकार कानून बनाएगी तो वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बना दिया गया है। एक तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। कुछ विषय इस तीसरी सूची में डाले गए हैं। इस तीसरी सूची में जो विषय आते हैं उन पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएगी, लेकिन अगर दोनों की राय एक नहीं होती है तो फिर केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तीसरी विशेषता इसने बताई है कि विभिन्न सत्रों की सरकारों के अधिकारक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट है। ये मैंने अभी आपको बताया है, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा अधिकार केंद्र सरकार का है, कौन सा अधिकार राज्य सरकार का है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा देते हैं। यानी कि अब राज्य सरकार का कोई टॉपिक है ना, तो केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती, इसकी गारंटी संविधान देता है, क्योंकि संविधान से ऊपर केंद्र सरकार नहीं है। उसके बाद मौलिक अधिकार। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून है, मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी बदलाव करना है, अकेली केंद्र सरकार नहीं कर सकती, अकेली राज्य सरकार नहीं कर सकती। दोनों सरकारें अगर सहमत हों तभी मौलिक अधिकारों में बदलाव हो सकता है, वरना मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं हो सकता। अदालतों को संविधान तथा विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, जो हमारा न्यायालय है। न्यायालय हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले पाठ में भी। सरकार के 3 अंग में विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम था? विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना। इसलिए ये कहता है अगर केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, जो जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो निर्णायक भूमिका निभाएगा। कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी अधिकार को लेकर विवाद हो जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद का निपटारा करेगा। नंबर 6, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। अभी क्या कहता है, क्योंकि देश के विकास के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा कहाँ से आता है? लोगों से जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, वही पैसा सरकार देश के विकास पर खर्च करती है। अब पैसा केंद्र सरकार को भी चाहिए, पैसा राज्य सरकार को भी चाहिए, इनके पास पैसा आता कहाँ से है? ये कहता है कि संविधान में ये निश्चित कर दिया गया है कि कौन सा टैक्स कौन सी सरकार लेगी। जो अलग अलग टैक्स हैं, कई प्रकार के टैक्स, आयकर हैं, भूमि कर हैं, व्यापार पर लगने वाला कर है, विदेशी आय से प्राप्त होने वाला कर, कई प्रकार के टैक्स होते हैं जिससे सरकार को आमदनी होती है। अब ये टैक्स सरकार संविधान में अलग अलग लिखा हुआ है कौन सा टैक्स कौन सी सरकार लेगी। इससे फिर उनके आमदनी के स्रोत निश्चित हो जाते हैं। तो विभिन्न जो सरकार के स्तर हैं, वो कौन सा राजस्व कौन सी सरकार के पास जाएगा, ये संविधान में पहले ही लिखा हुआ है। नंबर 7, संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य हैं। एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, और साथ साथ जो अक्षेत्रीय विविधता है उसका भी सम्मान करना। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना। वे अपने अपने अधिकारक क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इससे दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता को साथ करते हैं,
अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखने और अपनी सुरक्षा व खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बराबर ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अब ये कहता है कि संघ होता क्या है, पहले ये बात हम क्लियर करें। कई राज्य मिलकर अपना एक संघ बनाते हैं। संघ क्यों बनाते हैं? ताकि विदेशी शक्तियों से अपनी रक्षा कर सके। जैसे भारत क्या है, भारत 26 राज्यों का, 27 राज्यों का, 28 राज्यों का, जैसे जैसे राज्यों की संख्या बढ़ती गई, पहले शुरू में 12 राज्य थे, 13 राज्य, जैसे राज्य बढ़ते गए, राज्यों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन वो राज्य अंडर में किसके रहे? ये सभी राज्यों ने मिलकर, केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर अपना एक संघ बनाया। संघ ये इकट्ठे क्यों हुए? क्योंकि उनको पता था भी अगर हम अलग अलग रहेंगे तो विदेशी शक्तियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सब ने मिलकर अपना एक संघ बनाया, भारत। अब और अलग अलग राज्य, वैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, इनकी अलग भी पहचान है, इन राज्यों की अलग भी पहचान है, लेकिन ये भारत के रूप में भी जाने जाते हैं। अब ये कहता है कई देशों में, जैसे इसने उदाहरण दिया ना, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी भारत की तरह ही है, ये भी संघीय देश है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फ़र्क है भारत मेरे इनमें। यहाँ पर जो दो सरकार है ना, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, दोनों को बराबर पावर है। यहाँ पर ये है कमिंग टुगेदर। संघ बनाने के दो तरीके होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। इन देशों में कमिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर का मतलब यहाँ केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास बराबर पावर होती है। संघीय शासन व्यवस्था का गठन का जो दूसरा तरीका है, वह बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य तथा राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम, स्पेन, यहाँ पर संघवाद है। यहाँ दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बराबर केंद्र सरकार। यहाँ क्या है? यहाँ है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है? केंद्र ज़्यादा ताकतवर है, केंद्र के पास विषय ज़्यादा हैं, राज्य सरकार के पास विषय कम है। यानी कि होल्ड किसका है? केंद्र सरकार का। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, परिस्थिति में किसी भी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा इस प्रकार थी, एक बार इसको छोड़ो, चलो वो वहीं तक पूरा हो गया हमारा। दो प्रकार इसने संघ बनाने के जो दो इसने तरीके बताए, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर। ये जो दो तरीके हैं हमारे संघ बनाने के। तो यहाँ तक आप पाठ अच्छे ढंग से पढ़ोगे और इसमें लिखने का काम, ये संघीय सरकार की जो 7 विशेषताएं दे रखी है, संघीय सरकार की ये जो 7 विशेषताएं दे रखी है, इनमें से आप 5 विशेषताएं लिखोगे। संघीय सरकार की 5 विशेषताएं आपको लिखनी है और जितना पाठ मैंने पढ़ाया है अच्छे ढंग से ये पाठ पढ़ोगे आप। धन्यवाद।